आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम 1930 की आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से सभी देश प्रभावित हुए थे। कुछ देशों को इससे लाभ पहुंचा, जैसे अमेरिका का इस अवधि में और बाद में भी तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ, जबकि अधिकतर देशों को इस विश्व युद्ध से भीषण विनाश का मुंह देखना पड़ा था। युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ किया और इसका लाभ उठाते हुए अमेरिका ने अपने विदेशी व्यापार में खूब वृद्धि की। किंतु अक्टूबर 1929 में परिस्थितियां एकाएक बदल गई और इस समय अमेरिका में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ वो समस्त विश्व में फैल गया। इसलिए इस आर्थिक संकट को विश्व मंदी अथवा महान मंदी भी कहा जाता है। यह संकट की स्थिति सर्वाधिक विकट रूप में 1929 से 1933 तक रही। अब हम इस आर्थिक मंदी के कारणों की पड़ताल करेंगे। आर्थिक मंदी के कारणों के संबंध में जो है इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु फिर भी जो है कई कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैसे एक तो व्यापार चक्र का परिणाम। आर्थिक क्रियाओं में जो है एक निश्चित समय अवधि में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसी प्रकार जो है 1929 की जो महान मंदी है वो भी एक प्रकार से व्यापार चक्र का ही परिणाम थी, हम कह सकते हैं। दूसरा एक कारण ये माना जाता है कि सोने का विषम विभाजन, मतलब विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व का अधिकांश सोना अमेरिका और फ्रांस में एकत्रित होने लगा और अन्य देशों में सोने का अभाव उत्पन्न हो गया। इससे जो है सोने की कीमतें अचानक बढ़ गई और अन्य सभी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो गिरने लगी। चूँकि इस समय जो है विभिन्न देशों ने स्वर्ण मान अपना रखा था, उनको सोने के अभाव के कारण स्वर्ण मान जो है वो त्यागना पड़ा। इसके अलावा विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां भी इस महान मंदी का कारण थी। युद्ध के समय है सैनिक आवश्यकताओं की मांग बढ़ जाती है, इसलिए उद्योग धंधों का भी असाधारण विस्तार होता है, परंतु अधिकांश लोगों के सैनिक कार्यों में लग जाने के कारण श्रमिकों की कमी हो जाती है। अतः जो है श्रमिकों की मजदूरी की दर जो है उनके लिए रोजगार के अवसरों और मुनाफे में वृद्धि करती है और युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ समय तक तो यह तेजी बनी रहती है, परंतु इसके बाद एकाएक मंदी आ जाती है। इसके अलावा जो है उद्योगों का यंत्रीकरण और विज्ञानीकरण भी जो है इस आर्थिक मंदी के कारणों में गिना जाता है, क्योंकि अब जो है कृषि और उद्योगों में यंत्रों का अधिक प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि युद्धकाल में श्रम की कमी हो गई थी। किंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्रम की आपूर्ति पुनः बढ़ गई, तो बेरोजगारी की समस्या जो है, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई काम नहीं था, तो बेरोजगारी की समस्या के कारण जनता में जो है क्रय शक्ति का ह्रास होने लगा और दूसरी तरफ जो है यंत्रीकृत उद्योग और कृषि में उत्पादन की बढ़ोतरी जारी थी, तो इससे एक प्रकार से अति उत्पादन की समस्या पैदा हो गई। अंततः जो है इससे कारखाने बंद होने ही थे। इसके अलावा आर्थिक राष्ट्रवाद जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक राष्ट्रीयता की नीति अपनाई। यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने ऋणों के भुगतान के लिए अपना माल अधिक बेचना चाहा, किंतु जो अमेरिका जैसे जो धन कुबेरों ने यूरोप से माल के आयात को नियंत्रित कर दिया। प्रत्येक राष्ट्र जो है आर्थिक संरक्षण की नीति पर चलते हुए आयातों को नियंत्रित करना चाह रहा था। सभी देशों ने मुक्त व्यापार की नीति को त्याग दिया, तो संकुचित जो राष्ट्रीयता है उसने विश्व बाजार और
तदंतर जो है विश्व व्यापार को संकुचित कर दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो युद्ध, ऋण और क्षतिपूर्ति का भुगतान करने वाले देशों को भुगतान रोकना पड़ा और एक तरह से संकट की शुरुआत इसी से हो गई। जहाँ तक आर्थिक मंदी का तात्कालिक कारण है वो माना जाता है न्यूयॉर्क शेयर बाजार का जो विस्फोट है। 1929 में जो है अमेरिका शेयर बाजारों में, जो न्यूयॉर्क शेयर बाजार है उसमें तेजी और सट्टेबाजी का तीव्र दौर आया। अक्टूबर में यह दौर अपनी चरम सीमा पर था और इस तेजी के दौर ने आम अमेरिकी का भी ध्यान आकर्षित किया। अमेरिकी धन कुबेर यूरोप को ऋण देने की बजाय देश में ही धन लगाने लगे और यूरोप, जो इस समय अमेरिका ऋणों पर ही आधारित था, अब आधारहीन होकर संकट के समुद्र में डूबने लगा। और 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क के शेयर बाजार, जिसे वॉल स्ट्रीट कहते हैं ना, में अचानक गिरावट प्रारंभ हो गई और एक दिन में ही एकाएक शेयरों के मूल्यों के गिरने से शेयर बाजार को $50 अरब का नुकसान उठाना पड़ा, जिसने जो है संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। और कुछ इतिहासकार जो है आर्थिक मंदी का जो तात्कालिक कारण इसी घटना को मानते हैं। तो इस प्रकार जो है न्यूयॉर्क से जो आरंभ ये आर्थिक संकट है, इस धीरे धीरे इसकी चपेट में संपूर्ण विश्व आ गया। इस आर्थिक संकट को दूर करने के उपाय जो है, क्योंकि ये आर्थिक संकट विश्व के सभी देशों के लिए चिंता का विषय बन गया, इसलिए यूरोप के नेताओं ने, अमेरिका ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए, जिसमें एक तो है ब्रिया का प्रस्ताव कहते हैं, जिसको 1929 में फ्रांस के राजनीतिज्ञ ब्रिया ने घोषणा की थी कि यूरोप के जो है सभी राष्ट्रों को मिलकर एक संघ बना लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके अलावा जर्मनी की भी एक योजना थी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर आर्थिक संघ बनाने की योजना बनाई ताकि दोनों देश जो है एक समान आर्थिक नीति का अनुसरण कर सके। इसके अलावा राष्ट्रपति हूवर की योजना थी। 1931 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर ने आर्थिक संकट के समाधान के लिए जो प्रस्ताव योजना प्रस्तुत की थी उसे हूवर की विलंब काल के नाम से जाना जाता है। और इसमें यह निश्चित किया गया था कि भाई जो 1 जुलाई 1931 से 30 जून 1932 तक जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की सभी किस्तों को स्थगित कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने 1 वर्ष तक जर्मनी से क्षतिपूर्ति की वार्षिक भुगतान किस्तों को वसूलाने जाए, ये भी इस योजना में था। इसके अलावा जो है यंग योजना के अनुसार जो क्षतिपूर्ति की वार्षिक किस्त का जो अंश अनिवार्य रूप से देना है वह भी जर्मनी में ही जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में लगा दिया जाए, किंतु जर्मन सरकार इस धन का प्रयोग अपने आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए करे, सैन्य कार्यों के लिए नहीं। यद्यपि हूवर योजना जो है कुछ सीमा तक तो एक अच्छी योजना थी और आर्थिक संकट का कुछ सीमा तक समाधान हो सकता था, किंतु इस योजना को भी जो है कार्य रूप नहीं दिया जा सका। इसके अलावा जो है रूजवेल्ट का जो न्यू डील कार्यक्रम है ये भी आर्थिक संकट को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसमें क्या है कि मार्च 1933 में रूजवेल्ट ने कहा था कि हमारे भीतर जो है भय की एक ऐसी भावना है जो हमें भयभीत कर रही है, और इसी भय को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा था कि मैं देश को एक नया व्यवहार या न्यू डील दूंगा, और इस न्यू डील कार्यक्रम को लागू करने के लिए जो है इस आर्थिक संकट को काबू करने के लिए रूजवेल्ट ने कांग्रेस का आपात अधिवेशन बुलाया जो 100 दिन तक चला, और इस अधिवेशन में जो विभिन्न विधेयक पारित किए गए उनको ही एक प्रकार से संयुक्त रूप से
नया व्यवहार या न्यू डील कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत कई नीतियाँ अपनाई गई थी, विशेषकर औद्योगिक नीतियाँ, कृषि नीति, सामाजिक पुनरुत्थान की नीति, मुद्रा और शाख संबंधी नीति, जिसमें मुद्रा प्रसार की नीति अपनाई गई। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने न्यू डील कार्यक्रम के अंतर्गत ही स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया और निर्यात वृद्धि के लिए डॉलर का भी अवमूल्यन करने की नीति अपनाई। तो ये काफ़ी विस्तृत कार्यक्रम था। इस आर्थिक संकट के अगर परिणामों की बात करें तो 1929 से 1933 तक की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बड़े घातक परिणाम निकले। विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। सरकारी बजट में घाटा आया, जिससे सरकारों को करों में वृद्धि करनी पड़ी, कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी। गोदामों में वस्तुएं भरी पड़ी थी, लेकिन उनको खरीदने वाला कोई नहीं था। कारखाने बंद हो जाने के कारण पूंजीपति वर्ग भी संकट में आ गया। शेयरों में धन लगाने वाला मध्यम वर्ग भी परेशान था। तो कहने का मतलब है कि इस आर्थिक संकट से समाज के प्रत्येक वर्ग की स्थिति असंतोषजनक हो गई। राजनीतिक क्षेत्र में भी इस मंदी ने महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए। मंदी के कारण जो है जनता के सभी वर्गों को बेकारी, भुखमरी आदि कष्टों का सामना करना पड़ा, जिससे उनमें निराशा, अस्थिरता, असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। लोकतंत्रीय सरकारें मंदी से उत्पन्न संकट को सुलझाने में समर्थ नहीं हो सकी। इसलिए लोकतंत्र के स्थान पर जो है अधिनायकवाद तथा फासिस्टवादी शक्तियों का उत्थान हुआ। चूँकि जो है रूस जो है इस संकट से आश्चर्यजनक रूप से मुक्त रहा, अतः लोग साम्यवाद के प्रति आकर्षित होने लगे। इस कारण पश्चिमी देशों ने हिटलर और मुसोलिनी जैसी तानाशाहों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का पालन किया, क्योंकि वे साम्यवाद का विरोध कर रहे थे। और आर्थिक संकट के कारण जो है प्रत्येक देश ने संरक्षणवादी व्यवस्था को अपनाया, अतः वहाँ जो है प्रशासकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। देशों में पारस्परिक अविश्वास आदि की भावना उत्पन्न हो गई, परंतु संकट का हल निकालने हेतु देशों में परस्पर सहयोग की आवश्यकता भी पैदा हुई। इसके अलावा राष्ट्रसंघ को भी आघात पहुंचा, क्योंकि राष्ट्र संघ का आधार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग था और उग्र आर्थिक राष्ट्रवाद से जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी आई। और राष्ट्र सामूहिक आर्थिक सुरक्षा के जो है बड़े कदम उठाने में असमर्थ हो गए और सभी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही जो है संकीर्ण नीति अपनाने लगे।